नमस्कार। तो भारत में चुनावी माहौल गर्मा गया है। इलेक्शन कमीशन ने 2026 में होने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों का ऐलान कर दिया है। ये एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल इवेंट है। तो चलिए इसे जरा आसान भाषा में समझते हैं कि इसका क्या मतलब है और आगे क्या-क्या होने वाला है। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, 17.4 करोड़ वोटर्स। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये दिखाता है कि ये चुनाव कितने बड़े पैमाने पर हो रहे हैं। इतने सारे लोगों की हिस्सेदारी इन चुनावों को देश के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बना देती है। तो आज हम किन किन बातों पे गौर करेंगे? सबसे पहले देखेंगे बिग पिक्चर, फिर समझेंगे कि कौन कहां और कब वोट डालेगा। इसके बाद प्रक्रिया में एक बहुत बड़े बदलाव की बात करेंगे, फिर जानेंगे कि जीत का रास्ता क्या है और आखिर में अब आगे क्या होगा। तो चलिए सबसे पहले बड़ी तस्वीर को समझते हैं। चुनाव आयोग की इस घोषणा के साथ ही 2026 के चुनावी मौसम का ऑफिशियल आगाज हो चुका है। मतलब 5 राज्यों की सरकारों का भविष्य अब दांव पर है। अब आते हैं उन सवालों पर जिनका जवाब हर कोई जानना चाहता है कि भाई चुनाव हो कहाँ रहे हैं और वोटिंग की तारीखें क्या हैं। तो इस बार 5 जगहों पर चुनाव होने हैं। पूर्व से पश्चिम बंगाल और असम, दक्षिण से तमिलनाडु और केरल, और इनके साथ केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी भी है। और ये रहा पूरा शेड्यूल, ध्यान से देखिए। केरल, असम और पुडुचेरी, इन तीनों जगहों पर 9 अप्रैल को एक ही दिन में वोटिंग खत्म हो जाएगी। तमिलनाडु में 23 अप्रैल को वोट पड़ेंगे। और यहाँ एक दिलचस्प बात है, पश्चिम बंगाल, जहाँ 23 और 29 अप्रैल को, मतलब 2 फेज में वोटिंग होगी। और फिर आएगा ग्रैंड फिनाले। इन सभी 5 चुनावों के नतीजे एक ही दिन 4 मई 2026 को आएंगे। उसी दिन ये साफ हो जाएगा कि किस राज्य में कौन बाजी मार रहा है। अच्छा, अब इस पूरी घोषणा के सबसे इंटरेस्टिंग हिस्से पर आते हैं। इस बार चुनाव कराने के तरीके में खासकर वोटिंग फेज की संख्या में एक बहुत ही बड़ा बदलाव किया गया है। जरा 2021 से तुलना करके देखिए। पश्चिम बंगाल में जहां 2021 में 8 फेज में चुनाव हुए थे, वहीं इस बार ये संख्या घटकर सिर्फ 2 रह गई है। बिल्कुल वैसे ही असम में 3 फेज की जगह अब सिर्फ एक ही फेज में वोटिंग होगी। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। पश्चिम बंगाल में तो ये बदलाव सबसे जबरदस्त है। सोचिए, 8 फेज से सीधा 2 फेज पर आना। इसका सीधा मतलब है कि इस बार चुनाव की प्रक्रिया कहीं ज्यादा तेज और गौण होगी। तो सवाल उठता है कि इस बार इतने कम फेज क्यों? देखिए, इलेक्शन कमीशन जब भी फेज तय करता है तो कई बातें देखता है, जैसे सुरक्षा की क्या जरूरतें हैं, सेंट्रल फोर्सेस कितनी उपलब्ध हैं, लॉजिस्टिक्स और बाकी प्रशासनिक तैयारियां कैसी हैं। फेज में यह कमी इशारा करती है कि इस बार इन सभी चीजों का मैनेजमेंट ज्यादा बेहतर तरीके से हो पा रहा है। चलिए अब प्रक्रिया से आगे बढ़ते हैं और राजनीतिक पार्टियों के असली मकसद पर फोकस करते हैं, यानी सरकार बनाने के लिए आखिर चाहिए क्या होता है। तो जीत का मतलब क्या है? पॉलिटिक्स में सारा खेल बहुमत के आंकड़े का है। ये वो मैजिक नंबर है जो किसी भी पार्टी या गठबंधन को सरकार बनाने के लिए चाहिए होता है। आसान भाषा में कहें तो कुल सीटों में से आधे से एक ज्यादा। तो ये है वो मैजिक नंबर्स। पश्चिम बंगाल में सरकार के लिए 148 सीटें चाहिए, तमिलनाडु में 118, केरला में 71, असम में 64 और पुडुचेरी में 16 सीटें। यही वो फिनिश लाइन है जिसे हर पार्टी पार करना चाहती है। तो तारीखों का ऐलान हो चुका है, मतलब असली खेल अब शुरू हुआ है। तो इसका असर फौरन क्या होगा, चलिए देखते हैं। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, आदर्श आचार संहिता यानी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट तुरंत लागू हो गई है। इसका मतलब यह है कि सरकारें अब वोटरों को लुभाने वाली कोई भी नई पॉलिसी या स्कीम की घोषणा नहीं कर सकती। अब पॉलिटिकल कैंपेनिंग तेज हो जाएगी और पूरी की पूरी चुनावी मशीनरी एक्शन में आ जाएगी। तो आखिर में सबसे बड़ा सवाल यही बचता है कि ये जो चुनाव कराने की प्रक्रिया को इतना तेज और सुव्यवस्थित किया गया है, क्या इसका मई में आने वाले नतीजों पर कोई असर पड़ेगा? क्या कम फेज होने से किसी पार्टी को फायदा या नुकसान होगा? इन सवालों के जवाब तो हमें मई में ही मिलेंगे, लेकिन आने वाले हफ्तों में देखने लायक बहुत कुछ होगा।